नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के साथ नए अंदाज में लेकर हाजिर हैं हम गंगा सवेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे यूपी और उत्तराखंड के हर शहर, हर कस्बे की खबर। बिल्कुल, खबरों में धार भी होगी, रफ्तार भी होगी और खबरों पर विस्तार से बात भी करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारे खास बुलेटिन गंगा सवेरा की। चलिए आगे बढ़ेंगे। सोनभद्र से खबर मिल रही है। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां 4 दिन से चारकोल लेकर खड़ी 59 बोगियों को खाली करा दिया गया है। देखिए बड़ी खबर, 4 दिन से रेल रूट बाधित करके चारकोल से लदी 59 बोगियां ट्रैक पर खड़ी थी। इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अब देखिए एक्शन भी लिया गया है। रेलवे विभाग को 1 करोड़ से अधिक की आर्थिक क्षति भी हो रही थी। एनसीएल के कृष्णशिली रेलवे कोल साइडिंग के लाइन नंबर 8 का यह पूरा मामला था। अब इसे हटा लिया गया है, लेकिन सोचिए राजस्व के लिहाज से कितना बड़ा नुकसान। और राजस्व क्या है? हमारे आपके टैक्स का पैसा है। चलिए सीधा रुक करते हैं। हमारे सहयोगी संतोष इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। किस तरीके से एक्शन लिया गया, कब खाली कराया गया, क्या डिटेल्स है संतोष? बता दूं कि 58 बोगी रेल जो है कृष्णा रेलवे साइडिंग पे जो है खड़ी थी। वो कई दिन से खड़ी थी, लगभग आज 4वां दिन है, आज 5वां दिन है। और जब एबीपी गंगा की टीम वहां पहुंची तो वहां पे देखा कि ये चारकोल लगा हुआ है। और चारकोल जो है सिर्फ राख होता है, जो परियोजनाओं को कोयला जाता है बिजली उत्पादन के लिए, उसमें ये मिलाया जाता है, जिसमें एक तरफ से राजस्व की वहां हेराफेरी की जाती है और दूसरी हेराफेरी ये की जाती है। जो रेलवे साइडिंग पे जब छापा पड़ता है तो उसके बाद वो घोटाले वाला चारकोल उसी बोगी को वहां खड़ा कर दिया जाता है। जिसने मंगाया था वो सामने कोई आया नहीं कि इसको उतरवाया जाए। तो जब खबर चली तो एबीपी गंगा की जब खबर चली तो उसके बाद जो है अधिकारी हरकत में आया और वहां पे खुद आरपीएफ ने खड़े होकर और उस चारकोल को उतरवाया। बिल्कुल, लेकिन संतोष ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे ऐसा ना हो? इसकी जवाबदेही किसकी है? और 4 दिन से ये जो 4 करोड़ का नुकसान राजस्व का मोटा मोटा बताया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? जी मैं आपको बता दूं कि ये चारकोल घोटाला या कोयला घोटाला ये काला हीरा है और काला हीरा सबको पसंद आता है। इसमें भारी भरकम कमाई होती है। देखने में तो ये कोयला लगता है, लेकिन इसमें कमाई सबसे ज्यादा है। इसमें तो बड़ा अधिकारी हो या माफिया हो या कोयला से जुड़ा व्यापारी हो या कोई सफेद पोष हो, सारे लोगों की मिली भगत होती है। इसका सभी को एक मोटा हिस्सा सभी के पास जाता है। अगर काला सोना है तो लेकिन इस तरीके से जनता के पैसे में आगे बंदरबाट ना हो, इस बात को सुनिश्चित करना होगा। शुक्रिया संतोष जानकारी के लिए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है, जिसके लिए लगातार हमने पिछले दिनों देखा जहां बैठकें भी हो रही थी। इसके साथ साथ किस तरीके से अपने आप को 24 के लिए मजबूत किया जाए। सीएम, दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। यूपी के केंद्रीय माफ कीजिएगा यूपी के मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। 29 से लेकर 31 जुलाई तक चित्रकूट में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल के लिए मंथन होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर पार्टी और संगठन के कार्यकर्ता ने चित्रकूट में अपना डेरा डाल दिया है। प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री और प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम सहित सरकार के 19 कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे। बीजेपी विभिन्न सत्रों के लिए प्रशिक्षण वर्ग में अलग अलग मुद्दों पर चिंतन करेगी। विधानसभा चुनाव के बाद फिर से समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एक्शन में दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी का अगला लक्ष्य अब 2024 है। बिल्कुल, लिहाजा पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो ये वो मौका चूकना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने यूपी का दौरा करना शुरू कर दिया है और आज बारी या शुरुआत कह लें पूर्वांचल से है। अखिलेश यादव आज वाराणसी और जौनपुर के दौरे पर आने वाले हैं। आपको बताएं कि पिछले 3 दिन से लगातार अखिलेश कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। 2 दिन कन्नौज के दौरे पर थे। लखनऊ पार्टी दफ्तर की बात कर ले, वहां पर भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, विधायकों के साथ बैठक की और आज वो पूर्वांचल के दौरे पर निकल रहे हैं। दरअसल आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भी अखिलेश ने चुनाव प्रचार नहीं किया था, खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। और अब धर्मेंद्र यादव अपनी मजबूत सीट पर भी हार गए थे, इसीलिए अखिलेश कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं 2024 के लिए। अभी से जमीन दोबारा मजबूत करने की कोशिश में है।
वाराणसी और जौनपुर में अखिलेश कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जानकारी इकट्ठा करेंगे। आपको बताएं, सुबह सपा से गठबंधन टूटने के बाद अखिलेश को पूर्वांचल की जमीन को मजबूत करना है। ये चुनौती है क्योंकि पूर्वांचल में सुबह सपा की पहले से धाक रही है, वोट बैंक रहा है। अखिलेश अगर एक्टिव नहीं हुए तो यहां फिर सुबह सपा को बढ़त मिल सकती है। सुबह 11 बजे अखिलेश लखनऊ से निकलेंगे वाराणसी के लिए। 11:45 एयरपोर्ट पहुंचेंगे वाराणसी और 12 बजे से वो कार से निकल करके 1 बजे मड़ियाहू क्षेत्र के खुआजा पहुंचेंगे, जहां से वो नेता कर्मानंद हंसराज यादव के पिता स्वर्गीय हंसराज जगन्नंद यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 बजे कार से ही निकल करके 3 बजे वो वाराणसी एयरपोर्ट वापस आएंगे। तो ये है पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा, जहां पूर्वांचल को साधने के लिए कहां से शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव, ये भी जानकारी है। लखनऊ से कब निकलेंगे और कब वापसी है। बड़ी चुनौती है पूर्वांचल की। सुबह सपा से गठबंधन टूटने के बाद अब पूर्वांचल में सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने सदस्यता अभियान को गति देने के लिए जिलेवार प्रभारियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 72 जिलों में करीब 80 बड़े नेताओं को सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया गया है। बिल्कुल, सपा प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले, नरेश उत्तम पटेल ने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। खुद कानपुर देहात का जिम्मा संभालने के लिए इस सूची में अपना नाम रखा है। अब्दुल्ला आजम को रामपुर के सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा माता प्रसाद पांडे को सिद्धार्थनगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा राजीव राय को बलिया, राम गोविंद चौधरी को सुल्तानपुर, किरण मैनंदा को रायबरेली, उदयवीर सिंह को चित्रकूट का जिम्मा मिला है। बिल्कुल, इसके अलावा आपको बता दें, अनु टंडन को उन्नाव, धर्मेंद्र यादव को संभल, लालजी वर्मा को बलरामपुर, अरविंद सिंह गोप को लखनऊ की जिम्मेदारी मिली है। तो सपा का सदस्यता अभियान किसको कहां जिम्मेदारी मिली है, ये इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। किरण मैनंदा रायबरेली की जिम्मेदारी, राजीव राय को बलिया की, अरविंद सिंह गोप लखनऊ की जिम्मेदारी। सभी नेताओं को सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया गया है। इसके पीछे मंशा यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को 24 से पहले समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाए। तो देखिए गुंजन, अखिलेश यादव के सियासी करियर में अगर आप देखें, जीत कम हार ज्यादा है। हर चुनाव हारने के बाद वो एक नई रणनीति, नए गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अलग रणनीति बनाई है। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने ये साफ कहा है कि जो गठबंधन विधानसभा चुनाव में था, उसी गठबंधन के तहत वो आगे बढ़ेंगे। इस गठबंधन से कुछ दल अलग भी हो चुके हैं, जो अब सीधे अखिलेश पर हमलावर हैं। अखिलेश की चुनौती 2024 में इस वजह से ज्यादा होगी क्योंकि राजभर के साथ साथ उनके चाचा शिवपाल भी उनके खिलाफ मोर्चेबंदी में जुट गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी। जो दल हैं, अभी जो दल बचे उनके साथ। अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति भले साफ कर दी हो, फिर भी उनके सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। 2024 का चुनाव सिर्फ चुनाव भर नहीं है, एक तरीके से कहें तो ये अखिलेश यादव के लिए आखिरी मौका है, क्योंकि अब तक किसी भी बड़े चुनाव को अखिलेश यादव ने अपने दम पर नहीं जिताया है। किसी चुनाव में उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर रही तो किसी चुनाव में तीसरे नंबर पर, और यही वजह है कि शिवपाल यादव जैसे नेता अब अखिलेश की रणनीति पर चुभने वाला तंज कस रहे हैं। तो अच्छा होता है कि स्वतंत्र तभी होते जब विधानमंडल से निकाल देते, वैसे तो सब स्वतंत्र हैं ही। स्वतंत्र तो आप पहले से ही थे। हाँ, पहले ही से हैं स्वतंत्र, आप भी हैं, हम भी हैं, सभी हैं। आपकी तो स्वतंत्र अलग से देखिए, अपरिपक्वता का प्रमाण राजनीतिक दिया है, अपरिपक्वता का। अपरिपक्वता, और यही उनके नुकसान का कारण होगा। हाँ, ये तो है ही। ऐसा भी नहीं है कि अखिलेश यादव बहुत ज्यादा असफल हुए हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को रिकॉर्ड 32% वोट मिले और सीटें भी 2017 के मुकाबले दोगुने से ज्यादा हो गई। लेकिन अखिलेश को ये बात भी याद रखनी होगी कि 2019 में लोकसभा की जिन 5 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी, उनमें से अब सिर्फ 3 सीटें ही उनके खाते में बची हैं, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। अब पुराने दोस्तों को सपा में ताकत नहीं दिखाई देती। अब इसके बाद विकल्प सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दिख रही है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस
का हाल देख ही रहे हैं। आज के तारीख में कांग्रेस से बड़ी पार्टी हम हैं, बसपा से बड़ी पार्टी हम हैं विधानसभा के अंदर, तो अब समाजवादी पार्टी है। तो आने वाले दिनों में जनता का जो रुख है वो नए विकल्प की तलाश में निकल रहा है। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने उस वोट बैंक को बनाए रखने की है जो 2022 में मिला था। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा यादव और मुस्लिम वोटर्स का था। लेकिन सवाल ये है कि क्या 24 तक ये वोट बैंक अखिलेश के पास टिका रहेगा, क्योंकि इसमें सेंधमारी करने की कोशिश चौतरफा हो रही है। आजमगढ़ उपचुनाव के जरिए मायावती ने मुस्लिम वोटर्स को रिझाने का संदेश दिया। ओवैसी भी लगातार मुस्लिम वोट बैंक पर नजरें टिकाकर राजनीति कर रहे हैं। शिवपाल यादव के अलग होने के बाद यादव वोटर्स में सेंधमारी का खतरा है। मुलायम परिवार से अपर्णा यादव और हरिओम यादव भाजपा में शामिल हो चुके हैं और अब भाजपा की कोशिश हरमोहन सिंह यादव के सहारे इस वोट बैंक में सेंध लगाने की है। खतरा सिर्फ भाजपा की तरफ से ही नहीं है, खतरा तो राजभर, शिवपाल और केशव देव मौर्य जैसे छोटे छोटे दलों के नेता भी बने हुए हैं जो 24 के चुनाव में कहां सेंध लगा दे कोई भरोसा नहीं, और अखिलेश को इन सब से निपटने की रणनीति बनानी होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ से आई खबर का जिक्र करते हैं, जहां बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार की आज पेशी होनी है। आजमगढ़ कोर्ट में मुख्तार की ऑनलाइन पेशी होगी। 2014 में जिले में तरवा में एक मजदूर की हत्या का मामला है और इस पर आरोप आज तय हो सकते हैं। पिछली सुनवाई की अगर बात करें तो जिले के एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व गैंगस्टर को लेकर के सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने कहा था गैंगस्टर को लेकर अपराध बनता है। 2014 में जिले के तरवा में एक मजदूर की हत्या का मामला, और ये जब सामने आया मुख्तार अंसारी समेत 11 के खिलाफ इसे दर्ज कराया गया। इसके बाद गैंगस्टर में भी ये मामला दर्ज हुआ। अक्टूबर 2020 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई और आज आरोप तय हो सकते हैं। उधर बाहुबली अतीक अहमद की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। पूर्व सांसद के आपराधिक साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने के बाद अब पुलिस ने उसके ही बेटे मोहम्मद उमर अहमद की तलाश शुरू कर दी है, जो पिछले 7 महीने से फरार चल रहा है। मोहम्मद उमर अहमद पर 2 लाख का इनाम है। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये यूपी के वो माफिया हैं जिनकी योगी सरकार कमर तोड़ चुकी है। माफिया और बाहुबलियों के आर्थिक साम्राज्य पर चोटकर उन्हें जेल भेजने के बाद अब उनके परिवार वालों के ऐसे सदस्यों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है जो उनके गुनाहों की सल्तनत को आगे बढ़ाने की जुगत में लगे हुए थे। बाहुबली विजय मिश्र और मेरठ के हाजी याकूब कुरैशी के बेटों को जेल भेजने के बाद सरकारी अमला अब माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के फरार बेटों की तलाश में जुट गया है। बाहुबली अतीक अहमद के 2 बेटों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस दोनों की जोर शोर से तलाश कर रही है। दोनों बेटों पर इनाम रखा गया है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है। वैसे अतीक अहमद के परिवार की पुलिस से लुका छिपी कोई नई बात नहीं है। साल 2007 में मायावती की सरकार बनने के बाद अतीक अहमद लंबे अरसे तक पुलिस को चकमा देता रहा। अतीक के छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को गिरफ्तार करने में यूपी पुलिस को कई साल का वक्त लग गया। अब अतीक अहमद का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर पिछले 2 सालों से सीबीआई को चकमा दे रहा है, जबकि छोटा बेटा अली पिछले 7 महीनों से फरार है। बड़े बेटे पर 2 लाख रुपए का इनाम है, जबकि छोटे बेटे अली पर 50,000 रुपए का। अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर के खिलाफ लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल का अपहरण कर उसे देवरिया जेल में अपने पिता के पास ले जाने और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने उमर पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। पुलिस उसके पोस्टर भी जारी कर चुकी है। वो करीब 7 महीने से फरार है। की दो लड़के हैं या और भी इस तरह के हैं, उनके ऊपर जो है इनाम बढ़ा भी दिया गया है और जो दूसरे इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया हमारी चल रही है। इसमें हमारी टीमें सक्रिय हैं और दूसरी हमारी जो है
STF भी इसमें लगी हुई है, हमारी पुलिस के लोग हैं, इस पर लगातार काम हो रहा है और इस पर जल्दी ही हम इनको गिरफ्तार करेंगे। उनके खिलाफ जो है और बाकी जो लोग बचे हुए हैं उनके खिलाफ MVW भी ले लिए गए हैं, तो अग्रिम कार्रवाई इसमें। हालांकि यूपी STF ने 10 दिन पहले कोलकाता में उस जगह छापेमारी की थी जहां अतीक के दोनों फरार बेटे छिपे हुए थे, लेकिन दोनों को छापेमारी की भनक लग गई और वो दबिश पड़ने के कुछ देर पहले वहां से फरार हो गए थे। प्रयागराज पुलिस के अफसरों का दावा है कि माफिया अतीक अहमद के फरार बेटों को गिरफ्तार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के दूसरे राज्यों में भी लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। वैसे बेटों के लगातार फरार रहने पर न सिर्फ सवाल खड़े हो रहे हैं बल्कि पुलिस के लिए भी चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। देखिए, प्रयागराज से खबर है, मकान पर बुलडोजर चलाने का मामला बताया जा रहा है। जावेद पंप की पत्नी की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज ये सुनवाई होगी। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा मामले में जावेद पंप मुख्य आरोपी हैं। फिलहाल जेल में बंद है। हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जाता है जावेद पंप। लेकिन जावेद पंप के घर को गिराने की कार्रवाई को लेकर के पत्नी ने एक याचिका दाखिल की थी और उस पर लगातार सुनवाई का दौर चल रहा है। आज भी एक सुनवाई होनी है। और चलिए अब खबर बुलंदशहर से है, जहां डीजे की धुन पर पुलिसकर्मियों ने डांस किया। उनके डांस का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांवड़ियों के स्वागत में डीजे की धुन पर पुलिसकर्मियों ने डांस किया है। बुलंदशहर के गुलावटी का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से कांवड़ियों का स्वागत यहाँ पर किया गया है और डीजे की धुन पर पुलिसकर्मी डांस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में यूपी पुलिस चौकसी बरत रही है। किसी तरह की कोई घटना ना हो इसके लिए फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है, मॉक ड्रिल भी हो रही है। सूबे में शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए पुलिस धर्म गुरुओं के साथ मंथन भी कर रही है। बिल्कुल गुंजन, देखिए इसके लिए पुलिस मंथन कर रही है, तैयारियां कर रही है और वो तैयारियां दिखाई कैसी दे रही है, ये रिपोर्ट देखिए। त्योहारों का मौसम है, ऐसे में सूबे की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, सरकार और पुलिस की ये कोशिश रहती है। लखनऊ में कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण की मॉक ड्रिल कराई गई। जवानों को आंसू गैस, रबर गन, बुलेट गन समेत कई हथियारों की ट्रेनिंग दी गई। यही नहीं, मुहर्रम के मद्देनजर पुराने लखनऊ में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। डीसीपी पश्चिमी डॉक्टर S चन्नप्पा के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल सड़कों पर उतरा। हूटर और सायरन बजाते हुए फ्लैग मार्च चरक चौराहे से शुरू होकर पाटा नाला, बजाजा, मेफेयर तिराहा, नक्खास होते हुए तुरियागंज पर जाकर खत्म हुआ। मुहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर लखनऊ में कानून व्यवस्था चुस्त है। इसके बावजूद पुलिस कोताही नहीं बरतना चाह रही है। ऐसे में धर्मगुरुओं के साथ बैठकों का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।